हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फैक्टर प्राइसिंग। देखिए, फैक्टर प्राइसिंग की ये थर्ड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, ओके। एंड सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि जब प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो और फैक्टर मार्केट में भी परफेक्ट कंपटीशन हो तब फैक्टर प्राइसिंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो और फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो तब हम फैक्टर प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस वाली चीज की हम बात कर चुके हैं पहले ही, जब परफेक्ट कंपटीशन हो दोनों प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जब परफेक्ट कंपटीशन है फैक्टर मार्केट में लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन चेंज हो गया, प्रोडक्ट मार्केट में क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, तो इस केस में फैक्टर प्राइसिंग कैसे होती है। तो ये शुरू करने से पहले हम एक बार क्विक रीजन ले लेते हैं पहले वाली वीडियो की। देखिए, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट कंपटीशन होता है प्रोडक्ट मार्केट में तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू सेम होते हैं, ओके। यानी कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है मार्जिन रेवेन्यू के। वहीं पे अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन हो तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है मार्जिन रेवेन्यू से। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मार्जिन प्रोडक्ट कर क्या है, पहले ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ जाती है। यानी कि मार्जिन प्रोडक्ट जैसे जैसे लेबर बढ़ती है पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। वहीं पे मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर मार्जिन प्रोडक्ट को अगर हम मार्जिन रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट। वहीं पे हम मार्जिन प्रोडक्ट को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करें या फिर कह दीजिए प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के केस में सेम थे तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल होती है मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट के परफेक्ट कंपटीशन के केस में। इसलिए इसकी कर्व कैसे आई थी, सिंगल कर्व बनी थी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर्व कह लीजिए इसे या फिर मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व कह लीजिए। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन के केस में एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है मार्जिन रेवेन्यू से, इसीलिए वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से। इसलिए यहाँ पे जो कर्व बनेगी वो दो बनेगी, मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व एंड वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर्व। और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर्व ज्यादा होगी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व से, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर्व ऊंची होगी मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व से। तो इसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, जहां पे प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो, इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, ओके। तो इस फिगर की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट के केस में। वहीं पे फैक्टर मार्केट की अगर हम बात करें, जब फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन हो तो वेजेस जो हैं वो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होते हैं और वेजेस को ही हम एवरेज फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट मार्केट में किया था कि प्राइजेस जो हैं वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होते हैं और प्राइजेस को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। ये हम परफेक्ट कंपटीशन के केस में पढ़ा था। तो ये था प्रोडक्ट मार्केट में। सेम ही फैक्टर मार्केट के केस में होता है। कैसे, देखिए, मान लीजिए वेजेस हैं हमारे इस टाइम 40 रुपीज, ओके। 40 रुपए कोई हाइपोथेटिकल नंबर हमने माना है यहाँ पे। 40 रुपए हमारी वेजेस है। अगर हमारी फर्म 1 यूनिट खरीदती है तो उसे 40 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो उसका टोटल फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे अभी कितना है, 40 रुपए है। वहीं पे अगर उसे दूसरी यूनिट भी खरीदनी पड़ती है तब भी वो 40 रुपए ही वेज पे करेगी। वेज को ना वो कम कर सकती है ना ज्यादा कर सकती है। वेज सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। वेजेस पे कोई भी कंट्रोल नहीं है क्योंकि क्या है, फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है। तो वेजेस सेम के सेम रहेंगे। तो 2 यूनिट का कितना आ गया टोटल फैक्टर कॉस्ट, 80 रुपीज। यहाँ पे आप याद रखिएगा ये टोटल फैक्टर कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब वहीं पे अगर 3 यूनिट वो खरीदते हैं तो तब भी वेजेस कितने रहेंगे, सेम के सेम रहेंगे। तो 3 यूनिट खरीदने का खर्चा कितना आएगा, 120 रुपीज। तो यहाँ पे 3 यूनिट पे टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना है, 120। तो एवरेज फैक्टर कॉस्ट अगर हमने निकालना हो तो क्या आ जाएगा, टोटल फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। तो ये कितना आ गया, 40। तो यानी कि वेजेस जितने हैं उतने ही हमारा एवरेज फैक्टर कॉस्ट होता है। तो वेजेस और एवरेज फैक्टर कॉस्ट हमेशा सेम बात होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मार्जिन फैक्टर कॉस्ट निकालें, मार्जिन फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब है, एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने का कितना खर्चा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 आया, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लगाने का कितना आया, 40 आया। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जब हो फैक्टर मार्केट में तो वेजेस मार्जिन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होते हैं और वेजेस को हम क्या कहते हैं, एवरेज फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो हम जितनी मर्जी हमारी लेबर खरीद ले वेजेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसका मतलब हुआ वेजेस कर्व कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यानी कि जितना मर्जी लेबर आप लगा लो वेजेस सेम के सेम रहने वाले हैं और वेजेस को ही क्या कहते हैं, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब आपने बहुत सारी बुक में ये वैल्यू मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व और वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व को कैसे देखा होगा, ऐसे देखा होगा। और जो वेज लाइन होगी वो ऐसे जा रही होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे जा रही है। अब बुक्स में मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व और वैल्यू मार्जिन प्रोडक्ट कर्व को ऐसे क्यों दिया होता है, ऐसे क्यों नहीं दिया होता। देखिए, मैंने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बताई थी, एक मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिन फैक्टर कॉस्ट यानी कि वेजेस के इक्वल है, वो यहाँ पे भी इक्वल है। लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिन फैक्टर कॉस्ट कर्व को ऊपर से कट करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रही है। मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व मार्जिन फैक्टर कॉस्ट को यहाँ पे ऊपर से कट कर रही है, जबकि यहाँ पे कहाँ से कर रही है, नीचे से कट कर रही है। इसलिए
हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, चाहे मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व हो चाहे वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट कर्व हो। इसलिए बुक्स में जो पोर्शन दिया जाता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला दिया जाता है। बेसिकली ये बनी कैसे होती है, ये ऐसे बनी होती है। तो अगर आप इसे सिर्फ ऐसे भी बना देते हैं तब भी ये गलत नहीं है, या फिर आप इसे ऐसे भी बना देते हैं तब भी गलत नहीं है, बात सेम ही है। ठीक है, हमारा इक्विलिब्रियम जो होगा वो वहीं पे होगा जहाँ पे हमारा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट मार्जिन फैक्टर कॉस्ट के इक्वल हो, या फिर कह लीजिए वेजेस के इक्वल हो। तो जहाँ पे एमआरपी इज इक्वल टू में एमएफसी होगा वो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे एमआरपी कर्व जो है एमएफसी कर्व को ऊपर से कट कर रही है, तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वेजेस इज इक्वल टू में एमआरपी होगा, तो एमएफसी इज इक्वल टू में एमआरपी होगा, और यही एएफसी के इक्वल होगा, क्योंकि वेजेस को एएफसी भी कहते हैं, यानी कि एवरेज फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे ये भी कह सकते हैं हम मार्जिनल वेजेस या फिर एवरेज वेजेस, ये भी आप इसे कह सकते हैं। अब इस पॉइंट पे क्या चीज है, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा है मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से, तो हम कह सकते हैं मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट कम है वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से। तो जब प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ज्यादा होगा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से। और अब क्योंकि वेजेस या फिर मार्जिन फैक्टर कॉस्ट या फिर एवरेज फैक्टर कॉस्ट एमआरपी के इक्वल है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से कम हो जाएंगे। तो ये था जब प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो लेकिन फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही हो। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ ली। एक हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन दोनों मार्केट में, प्रोडक्ट मार्केट में भी और फैक्टर मार्केट में भी। तब क्या था, वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट और मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट सेम था, और ये हमारा डायग्राम था। तो उस टाइम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या आई थी, वेजेस इज इक्वल टू में मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट इज इक्वल टू में एवरेज फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिन फैक्टर कॉस्ट। वहीं पे अगर फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन ही रहे लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन हो जाए, तब हमारा डायग्राम ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे वेजेस इज इक्वल टू में मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट ही रहेगा, लेकिन वो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन जब होता है प्रोडक्ट मार्केट में तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिन रेवेन्यू से। और हमें पता है जब मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट को या फिर मार्जिन प्रोडक्ट को हम मार्जिन रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट आता है, और जब हम मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट आता है। तो इस केस में क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट भी ज़्यादा हो जाएगा मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट से। तो ये इक्वेशन है हमारी परफेक्ट कंपटीशन जब प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट में हो, और ये इक्वेशन है हमारी जब परफेक्ट कंपटीशन हो फैक्टर मार्केट में लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन हो प्रोडक्ट मार्केट में। तो आई होप आप लोगों को अब तक यहाँ पे सारा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि हमें पता है वेजेस जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, या फिर कह लीजिए मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, 1 - 1 अपॉन में E एवरेज रेवेन्यू। ये E क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू में मार्जिनल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विद 1 - 1 अपॉन में E इंटू एवरेज रेवेन्यू। और हमने पढ़ा हुआ है कि मार्जिनल प्रोडक्ट को जब आप एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है। यहाँ पे आ गया 1 - 1 अपॉन में E, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू में 1 - 1 अपॉन में E वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, देखिए जब E की वैल्यू मान लीजिए हमने रख ली 2, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 है तो W कितना आ जाएगा, 1 - 1 अपॉन में 2 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये इससे जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब इलास्टिसिटी 2 है, वेजेस कितने हो गए, 0.5 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। वहीं पे अगर इलास्टिसिटी अगर 4 हो जाए तब वेजेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - 1 अपॉन में 4 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो 4 इससे जाएगा तो 0.25 आ जाएगा, यानी कि 0.75 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इस केस में वेजेस आ गए 0.75 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, इस वैल्यू से। ठीक है, तो जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम थी हमारे वेजेस की वैल्यू भी कम थी, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है हमारे वेजेस भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी हमारे वेजेस और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में गैप ज़्यादा होगा। और प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कब किस केस में कम होती है, मोनोपोली के केस में क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है ना,
तभी हमारा वेजिस और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है, डिफरेंस क्या है इसमें, ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और इन्फिनिटी का क्या मतलब है, 1 माइनस 1 अपॉन में ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यानी कि डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि वेजेस और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा भी है कि परफेक्ट कंपटीशन जब होगा दोनों फैक्टर मार्केट में और प्रोडक्ट मार्केट में, तो क्या होता है, वेजेस इज इक्वल टू में मार्जिन रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं। इसीलिए वेजेस और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे थे प्रोडक्ट मार्केट में, क्योंकि वहां पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो जितनी ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू होगी उतना वेजेस और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बीच में डिस्टेंस कम होगा। वहीं पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही वेजेस और वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा। इसीलिए मोनोपोली के केस में वेजेस कम होते हैं वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट से। तो आई होप आप लोगों को अब तक का सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम डिफरेंट मार्केट कंडीशन की बात करेंगे। तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।